हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वेवन लर्नर्स। माय नेम इज गुफरान अजमत। स्वागत है आपका प्रीलिम्स पॉइंटर्स डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन में। आज है 7 जुलाई, तो आज के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम वन बाय वन करके देखेंगे। तो पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स से रिलेटेड है। इसमें स्टेट्स के कुछ इंडेक्स रिलीज हुए हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट एवर स्टेट रैंकिंग सिस्टम निकाला है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो हमें ये पता है कि आपका जो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है जिसमें हमारा अनाज को बांटा जाता है, ये हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आता है। तो इस इंडेक्स में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को लिया गया, उनको कुछ पैरामीटर्स के हिसाब से नापा गया। जैसे कुछ पैरामीटर्स में आप ये देख सकते हैं कि न्यूट्रिशन इनिशिएटिव देखा गया कि कितना ज्यादा न्यूट्रिशियस चीजें प्रोवाइड की गई है, डिलीवरी सिस्टम को देखा गया। तो कुछ एक्स वाई जेड पैरामीटर्स को लेकर के एक इंडेक्स बना है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमें ये जानना है कि ये इंडेक्स जो है इसमें कौन से स्टेट ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो सबसे टॉप 3 में जो स्टेट है उसमें आपका सबसे पहला स्टेट उड़ीसा आता है, फिर आपका उत्तर प्रदेश आता है और आंध्र प्रदेश आता है। और बॉटम में 3 स्टेट हैं जिन्होंने खराब परफॉर्मेंस दिया है। उसमें आपका सबसे खराब परफॉर्मेंस के लिए गोवा है, छत्तीसगढ़ है एंड दिल्ली है। तो हमें बस इसमें ध्यान ये देना है कि ओडिशा इज द स्टेट जो टॉप किया है। अब जैसे कि हर इंडेक्स में इंडिया में डिवाइड करते हैं कि कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जो हिमालयन स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होते हैं, उनको एक कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो उसी तरह स्पेशल कैटेगरी स्टेट में त्रिपुरा ने टॉप किया है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर होगा। दूसरा टॉपिक हमारे टॉयज से रिलेटेड है। ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से हमें पता चला है कि इंडिया में जो टॉय इंडस्ट्री है उसका इंपोर्ट 70% से भी कम हो गया है। तो देखो, पहले से हमारा क्या था कि कोविड के टाइम में हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे वो इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहते थे। तो वो कुछ स्कीम्स लेकर के आए थे जिसमें था आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत, जैसे आप अगर चले जाओगे मॉडर्न हिस्ट्री में, तो हमारा स्वदेशी मूवमेंट था, स्वदेशी प्रोडक्ट को यूज करना ताकि हम सेल्फ सफिशिएंट हुए। महात्मा गांधी का ड्रीम था कि हमारा जो इंडियन विलेजेस है वो सेल्फ सफिशिएंट रहे। तो ये जो एक चीज है जो बहुत पहले से कैरी ऑन आ रहा है, तो ये प्राइम मिनिस्टर का एक ड्रीम, प्राइम मिनिस्टर ने इसको आपका आत्मनिर्भर भारत करके हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश किया था। उसमें वन ऑफ द थिंग थी टॉयज, क्योंकि इंडिया में आर्ट एंड कल्चर इंडिया का काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग एंड अच्छा है। तो उस आर्ट एंड कल्चर को यूज करके क्यों ना हम अपना जो इंडियन प्रोडक्ट्स है उसको ज्यादा फेमस करें। तो पीएम का कॉल था रीब्रांडिंग द इंडियन टॉय स्टोरी। तो उसके लिए कुछ इनिशिएटिव आए, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने टॉय कैथॉन 2021 ऑर्गेनाइज किया था। इसमें क्या था, टॉय गेम्स कंसेप्चुलाइज किए गए थे इंडियन सिविलाइजेशन के बेसिस पे। ठीक है, फिर आपका लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए एक नेशनल एक्शन प्लान भी बनाया गया था। फिर जो लेटेस्ट आपको पता होगा, हमारा न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है 2020 में। तो देखो, उस एजुकेशन पॉलिसी में भी टॉय टॉय मेकिंग से रिलेटेड बातें हुई थी कि आपके जो 6th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उन 6th क्लास से ऊपर के स्टूडेंट्स को टॉय कैसे बनाते हैं ये सारी चीजें सिखाई जाएगी। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या होगा कि कुछ इम्पोर्टेंट वैरायटी के टॉयज होते हैं और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो हमें देखना होगा। जैसे कि आपको ध्यान देना है, एटिकोपक्का बोम्मालू टॉयज, ये आंध्र प्रदेश की फेमस टॉय है। कोंडानापल्ली टॉय, ये विजयवाड़ा, अगेन आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये यहाँ की टॉयज है। तो मेनली आपको टॉय का वैरायटी नहीं देखना है या फिर टॉय में क्या बनाते हैं, उतना ज्यादा इन सब चीजों में ध्यान नहीं देना है। आपको बस ये देखना है कि वो टॉय कहाँ से बिलोंग करती है। जैसे चन्नापटना टॉयज कर्नाटका, ये टॉयज बहुत ज्यादा आपकी न्यूज में रही थी ये टॉयज, क्योंकि ये टॉय ना बिल्कुल भी नेचुरल प्रोडक्ट को यूज करके बनाते हैं। वुड को, नेचुरल वेजिटेबल डाइज, जैसे प्लास्टिक वगैरह यूज नहीं किया जा रहा है। तो काफी इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, तो इसको काफी पॉपुलराइज किया गया था कोविड के टाइम में भी। फिर निर्मल टॉयज आपके ये तमिलनाडु से बिलोंग करता है। तो ये आप मैच द फॉलोइंग में ये थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। अब देखो, निर्मल टॉयज ऐसे तो आपका तमिलनाडु में ये टॉय बनता है। इस टॉय की अगर मैं बात करूं तो ये टॉय बहुत ज्यादा इसमें एसिमिलेशन किया गया इंडियन एंड मुगल आर्ट का। ठीक है, फिर आपको एक और चीज ध्यान देना है कि जो निर्मल टॉयज बनाते हैं ना, उस आर्टिसंस का एक कुछ नाम होता है जिसको नकाश बोलते हैं, और ये आर्टिसंस राजस्थान से आकर के ये टॉय बनाते हैं।
तो इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज है, काफी डाइवर्सिफाइड है हमारा इंडिया। तो कुछ टॉयज कर्नाटका के फेमस है, कुछ टॉयज तमिलनाडु के फेमस है, वैसे ही कुछ टॉय स्टोरी है बिहार का भी। ओके, तो बिहार में कन्यापुत्री डॉयल्स, एक बोलते कन्या पुत्री, कन्या मीन्स गर्ल, पुत्री डॉटर। तो ये जो टॉयज है ये आपका चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो बिहार में है वहां से फेमस है। ओके, तो ये वाला जो टॉय है सावन के महीने में, मानसून के महीने में सिस्टर्स अपने ब्रदर्स के लिए बनाती हैं। ओके, फिर आप जैसे सिक्की वर्क होता है, ओके, बैम्बू वर्क होता है। तो ये कुछ वैरायटीज है टॉय के जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में पाए जाते हैं। ध्यान देना है आपको, इटिपुक्का बोम्मालू टॉयज, चन्नापटना टॉयज, कुंडनपल्ली टॉयज, निर्मल टॉयज। आई होप सो इट इज क्लियर। चलो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा ओबीसी से रिलेटेड है। बहुत पहले न्यूज में ये चीज आ चुका है, आपने सुना होगा रोहिणी कमीशन के बारे में है। जैसे कि हमारा अदर बैकवर्ड क्लासेस है उनको सब कैटेगराइज करने की बात हो रही थी, ठीक है। तो सब कैटेगराइज करने की बात हो रही थी, तो उसमें अभी अगर कोई भी एक प्लान आता है, ठीक है, उस प्लान को एग्जामिन किया जाता है, उसकी रिपोर्ट सबमिट की जाती है। तो ये जो सब कैटेगराइजेशन की बात हो रही थी बैकवर्ड क्लासेस की, तो इसका जो डेडलाइन था रिपोर्ट को सबमिट करने का, ये बार बार इसको पुश किया जा रहा है फर्दर। इनिशियल डेडलाइन आपका 2018 का ही था, बट अब ये डेडलाइन और आगे पुश कर दिया गया है 2023 जनवरी तक। तो मेरी माने तो मैं बताऊंगी इस टॉपिक में आपको बिल्कुल भी ये ध्यान देना है कि रोहिणी कमीशन आपका सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड है, ठीक है। अब अगर मैं ओबीसी के बारे में बात करूं तो हमारे पास क्या है, एक नेशनल कमीशन है फॉर बैकवर्ड क्लासेस जिसको एनसीबीसी बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने जो एनसीबीसी है, दे हैव रिकमेंडेड दैट ओबीसी शुड बी कैटेगराइज किस किस बेसिस पे, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में, मोर बैकवर्ड क्लासेस में एंड बैकवर्ड क्लासेस में। मतलब बस एक तरह का हम नहीं बोल सकते कि अदर बैकवर्ड क्लासेस उसमें भी आपकी डिवीजन होनी चाहिए। जस्ट अ मिनट। ओके ओके, तो अगर आपका एनसीबीसी बना है, ये कमीशन बना है, तो इस कमीशन को बनाने, जैसे इस कमीशन को बनाने के लिए कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है, आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको यूज करके ये बनाया गया है। अब देखो, इस कमीशन का कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस है विच इफ यू वांट यू गो थ्रू इट, बट फॉर द सेक ऑफ प्रीलिम्स जस्ट रिमेंबर रोहिणी कमीशन इज रिलेटेड टू ओबीसी। Our next topic is direct seeded rice method. This was in news because Punjab was unable to achieve its target in the water saving method, that is direct seeded rice method. Okay, direct seeded rice method. This method is also known as broadcasting seed technique. See, if you talk about the traditional method, now the traditional method is divided into two parts. First, there is the nursery preparation, and then later on, the rice seedlings are transferred from nursery to waterlogged field. Okay, this is like a water intensive method, but in the direct seeded rice, seeded method, not rice, rice was the um, crop for which it was done, but in the direct seeded method, what is that, there is no need of nursery preparation, where there is no transplantation. How? See, before only in the main field only the farmers will level the field, okay, before sowing or irrigation, and the seeds are directly planted over there. That is why it is called direct seeded rice method, and it saves water, because in the traditional water, that is a water intensive method. There if you will talk about advantages of DSR, then same thing, labor shortage problem will be solved. Why? Because that traditional method involved two steps, okay, but here just it is like in the main puddled field they have to do. So the transplantation work will be solved, so labor shortage ka problem will be solved. Then groundwater recharge, that thing, because in the traditional method water is used a lot. Then in this method, now direct seeded method, the crop matures 7 to 10 days earlier. That means 7 to 10 days earlier if things are happening, then for managing that paddy straw, okay, they will have an extra time. So if the management will be good, then the yield production will be good, okay. This is one of the thing. So there was a research from the research trials and farmers field survey. This technique, the yield is 1 to 2 quintals per acre higher than the puddle transplanted rice method. So these are the points you need to remember.
The next news is about Pasmanda community. Okay, this was in news because of the political parties. Okay, political parties. There was a talk in the politics. So this community was in the news. So UPSC may ask what is a Pasmanda community related to what. So brief knowledge we will have about it. Pasmanda is a Persian term. Meaning क्या है पसमंदा का पसमंदा मतलब जो लोग पीछे रह गए हैं, ठीक है। It generally refers to Muslim belonging to the Shudra, backward or दलित शूद्रा Muslims. So now you will think कि मुस्लिम में कहाँ से शूद्रा आ गया, क्योंकि शूद्रा तो हम हिंदुइज्म में जानते हैं, ब्राह्मण्स होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, है ना, वैश्यास होते हैं, शूद्रा होते हैं। बट सी when Indians came to when Muslims came to India ना, तो मुस्लिम्स में भी इंडियनाइजेशन हो गया है, इंडियनाइजेशन ऑफ रिलीजन हो गया है। तो there's a division of the upper class Muslims and the lower class Muslims also in India. So इसलिए शूद्रा इज अ टर्म विच कैन बी यूज फॉर मुस्लिम्स ऑल्सो। तो ये जो पसमंदा कम्युनिटी है, दीज कम्युनिटीज आर द बैकवर्ड कम्युनिटी। ओके, तो जैसे पसमंदा एक सिंपल कम्युनिटी नहीं है, सिंपल एक कम्युनिटी नहीं है, बैकवर्ड दलित ट्राइबल मुस्लिम कम्युनिटीज ये सब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने आप को एक आइडेंटिटी के ऊपर, जिस आइडेंटिटी को बोल रहे हैं पसमंदा। इसमें बहुत टाइप की मुस्लिम्स की कैटेगरीज आएंगे, जैसे कुंजरे मुस्लिम्स, जुलाहे अंसारी मुस्लिम्स, धुनिया मुस्लिम्स, है ना, लोहार बधाई मुस्लिम्स, मनिहार मुस्लिम्स, दर्जी, है ना, these all are like the backward class Muslims. So they are what they are doing, organizing themselves under the identity of pasmandas, है ना, एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस ये हैं। ठीक है, तो ये जो टर्म पसमंदा है ना, ये मेजरली यूज किया जाता है मुस्लिम एसोसिएशंस जो यूपी बिहार ये वाले एरिया में है, ठीक है, जो सोशली ऑप्रेस्ड हुए हैं। अंडरस्टूड, थोड़ा आइडिया मिल गया। नेक्स्ट अब हम जाएंगे आज के लास्ट टॉपिक पे। ये इकोनॉमी का हमारा टॉपिक है। अब ये न्यूज ये था ना कि आरबीआई ने रूल्स को ईज कर दिया है ताकि फॉरेक्स इनफ्लोज हो। ठीक है, अब क्या रूल लाया है आरबीआई ने? रूल ये है कि उन्होंने क्या किया है कि अभी हमारे देश को पैसे की जरूरत है, ठीक है। तो हम पहले क्या था कि हम अगर कोई एक कॉर्पोरेट बाहर से पैसा बोरो करना चाहता है तो उसमें कुछ एक लिमिट है, उस लिमिट को डबल कर दिया गया है। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल पहले 2 रुपए ले सकते थे बाहर से, तो अब 4 रुपए ले सकते हैं, ठीक है। तो टेम्पररी डबल कर दिया है एनुअल लिमिट किस चीज का? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का। और दैट इज लाइक अगर अमाउंट में पता हो तो $1.5 बिलियन, इतना अमाउंट। ओके, दिस वाज वन ऑफ द रूल्स व्हिच वाज ईज्ड। एंड द सेकेंड रूल वाज, देखो अगर कोई एनआरआई फॉरेन करेंसी डिपॉजिट करना चाहता है ना, तो उसका जो इंटरेस्ट रेट सीलिंग है, ठीक है, उसको रिमूव कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें की गई हैं। इस चीज़ से क्या होगा? हमारा फॉरेक्स फंडिंग आएगा, ठीक है, हमारा मार्केट वोलाटिलिटी है जो वो कम होगा हमारा, ठीक है। अब देखो इसमें और भी कुछ मेजर्स लिया हुआ। देखो अगर कोई किसी कॉर्पोरेट ने पैसा लिया, उस पैसे को बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक को तो सीआरआर एसएलआर जमा करना पड़ता है, जो नॉर्मल इकोनॉमिक स्टैटिक पार्ट में आप पढ़ते हो। तो कुछ परसेंटेज ऑफ पैसा, सपोज 4% ऑफ पैसा, 18% बैंक अगर अपने पास रखेगा, तो अगेन दैट पैसा विल नॉट बी यूज फॉर द इकोनॉमी ना। तो जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग है उसमें भी आरबीआई ने ये रिलैक्सेशन दे दिया है कि बैंक एग्जेम्प्ट है कि वो नहीं मेंटेन करेंगे सीआरआर एसएलआर, ओके, ताकि वो पैसा प्रॉपरली यूटिलाइज हो सके। वो पैसा प्रॉपरली यूटिलाइज होगा, ठीक है, तभी तो हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगा। देखो पास्ट में हम देख रहे हैं कि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट की वजह से हमारी जो इंडियन रुपी है वो बहुत डिप्रिशिएट कर रही है अगेंस्ट द डॉलर, मतलब लो पे लो बना रही है वो। तो अगर पैसा इनफ्लो होगा हमारा, तो ये सब सारी चीजें हमारी थोड़ी सी कंट्रोल्ड होगी। तो इसलिए आरबीआई ने ये मेजर लिया है, ये चीज आपको ध्यान देना चाहिए। ओके, sorry I told this was the second last topic, but we have one more important topic, that is desh development of enterprise and service hub. This is also a very important topic, ध्यान देना। आपने पढ़ा होगा SEZ के बारे में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक प्लान लाया है, वो प्लान को बोलते हैं देश डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब। तो ये जो प्लान है, ये जो बिल है, ये इन शॉर्ट रिप्लेस करेगी SEZ एक्ट ऑफ 2005 को। क्यों?
रिप्लेस करेगी। देखो एसईजेड जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला हमारा एक्ट था, उसके जो प्रोविजंस थे ना, वो प्रोविजंस डब्ल्यूटीओ के साथ हमारा क्या होता था, पैनल्ड नहीं होता था, ठीक है। उसमें हमेशा डब्ल्यूटीओ का कंप्लायंट नहीं होता था, तो कंप्लेन्स होते थे उस चीज से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि इंडिया में क्या होता था, एसईजेड है हमारे, तो एसईजेड में जो कंपनीज होते थे ना, उन कंपनीज को काफी फेवर्स दिया जाता था ताकि वो अपने एक्सपोर्ट को काफी प्रमोट करे। ओके, तो एक्सपोर्ट को काफी प्रमोट करे, तो उसके लिए उनको बहुत ज्यादा फेवर्स दिया जाता था। तो कंट्रीज आरंट अलाउड टू डायरेक्टली सब्सिडाइज एक्सपोर्ट, है ना, ताकि ये मार्केट प्राइस को डिस्टॉर्ट कर सकता था, इसलिए डब्ल्यूटीओ कंप्लायंट नहीं था। अब इसमें क्या था ना कि जो एसईजेड वाले थे, उनको क्या था कि उनको एक टारगेट दिया जाता था कि उनका एक्सपोर्ट हमेशा मोर देन इम्पोर्ट होना चाहिए। तो इसलिए वो लोग हमेशा फॉरेन मार्केट पे ध्यान देते थे, हमारे लोकल मार्केट पे ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अब हमारे पास देश लेजिस्लेशन आया है। देश लेजिस्लेशन सिर्फ एक्सपोर्ट को प्रमोट नहीं करेगा, इसका बहुत एक वाइडर ऑब्जेक्टिव है। ये बूस्ट करेगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को अगर ये बूस्ट करेगा तो जॉब क्रिएशन होगी ना, डेवलपमेंट हब्स बनेंगे, ठीक है। क्योंकि दीज हब्स विल नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड टू बी नेट फॉरेन एक्सचेंज पॉजिटिव, जैसे मैंने बोला अभी आपको, एक्सपोर्ट मोर देन इम्पोर्ट, वो हमारा एसईजेड रिजीम में चलता था। नाउ दे विल बी अलाउड टू सेल इन डोमेस्टिक एरिया। तो ये जो हब्स होंगे ये डब्ल्यूटीओ कंप्लायंट होंगे। अब डब्ल्यूटीओ भी कंप्लायंट नहीं करेगा, डब्ल्यूटीओ भी कंप्लेन नहीं करेगा, क्योंकि ये कंप्लायंट होंगे उससे। अब और एक चीज ध्यान देना है कि जो देश लेजिस्लेशन है, ये हमें एक ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल प्रोवाइड करेगा। इस सिंगल पोर्टल से हमें ग्रांट मिल सकता है ऑफ द टाइम बाउंड अप्रूवल फॉर एस्टैब्लिशिंग एंड ऑपरेटिंग द हब। तो काफी इजी तरीके से ये काम होगा। तो आपको थोड़ा सा देश बिल के बारे में भी ध्यान देना है। वैसे अभी ये बिल है, देश एक्ट आएगा तो अभी ये चीजें और भी न्यूज में आएंगी, तो धीरे धीरे करके चीजें आपको याद हो जाएंगी। आई होप सो यू एंजॉय द वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हैव अ गुड डे। बाय बाय।